अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, थैंक यू। आपकी अदालत में आज मेरे मेहमान हैं फिल्मी दुनिया के ऐसे चमकते सितारे जिनके दीवाने आजकल पूरी दुनिया में हैं। ये नायक भी हैं, खलनायक भी हैं, ये हंसाते भी हैं, ये रुलाते भी हैं। इन्हें आपने कॉमेडी में पसंद किया है, ट्रेजेडी में पसंद किया है, लोग इन्हें ओटीटी का बादशाह कहते हैं। प्लीज वेलकम लोकप्रिय अभिनेता पंकज त्रिपाठी। और आपकी अदालत में अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज की जज, हिंदुस्तान टाइम्स की चीफ मैनेजिंग एडिटर एंटरटेनमेंट सोनल कालरा को। और इससे पहले कि आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें, इल्जामात सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज की जज सोनल कालरा की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। इजाजत है रजत जी, कार्रवाई शुरू करें। तो आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज का मुकदमा। पहला इल्जाम अभिनेता पंकज त्रिपाठी। आपकी अदालत में फिल्म स्टार पंकज त्रिपाठी पर इल्जाम है कि ये बड़े शरारती हैं। पंकज जी, जितने भोले भाले आप दिखते हैं फिल्मों में और यहां भी जितने मासूम बने हुए हैं, उतने मासूम आप हैं नहीं। आपके गांव वालों ने बताया कि बचपन से ही शरारती थे, जेब में सांप रख के ले जाते थे, लोगों को डराते थे, सांप की रस्सी बना के घुमाते थे। सच है? हाँ, मुझे सच स्वीकारना है ना। हाँ हाँ, सच है। और सच इस कारण से है कि गांव में उतने खिलौने थे नहीं, टीवी रेडियो था नहीं, तो हम सांप बिच्छू से ही खेलेंगे ना। तो मैं 76 बॉर्न हूँ, तो 10 साल में 86 मेरे गांव में बिजली आई है, 15 या 16 में, नहीं 10-9 साल हो गए। तो बचपन में ना सर कुछ खेलने के चांद तारे थे, तितलियाँ थी, सांप थे, बिच्छू थे, गली मोहल्ले के कुत्ते थे, इन्हीं के साथ खेलते थे। तो साइकिल पे सांप लपेट के ले आते थे? नहीं, वो एक बार दुर्घटना गलती से हो गई थी। वो लाया नहीं था। तो फिर कोई दुर्घटना गलती से हो जाए तो गांव में आके उसको बढ़ा चढ़ा के बोल दो कि मैंने बहादुरी का काम किया है। पेड़ से गिर गए और चोट लग गई तो बोले कि कूदे थे हम। दरअसल गिर गए थे। तो बचपना में ये सब कर लेते थे। और साइकिल के करतब भी बहुत दिखाते थे आप? हाँ हाँ, वो साइकिल का करतब दिखाता था, क्योंकि एक लड़का था, वो भी साइकिल का करतब दिखाता था ना, तो वो लड़कियों में पॉपुलर था। तो स्कूल में ये 7वीं-8वीं क्लास में तो एक स्लो साइकिल का रेस होता है ना, कि कौन कितना स्लो चलाएगा। तो जो स्लो साइकिल रेस का विनर था ना, वो बड़ा पॉपुलर था। तो हम भी सीखने लगे थे कि अगले साल मैं विनर बनूंगा और मैं पॉपुलर बनूंगा। मैं हार गया, नहीं बन पाया था। इतना शरारती बचपना कि एक बार आपने कीड़े खा लिए। नदी में तैरना सीखना था मुझे, गांव घर के पीछे नदी है, तो एक पानी के ऊपर एक काले रंग के छोटे से कीड़ा, बहुत तेज पानी के सतह पे तैरता है वो। तो गांव के बड़े शरारती थे, जो बड़े भाई लोग, वो लोग बोले इसको पानी उठा के पी जाएगा तो तैरना सीख जाएगा, क्योंकि ये तैरने सीखने वाला कीड़ा है। तो हम उठा के 10-12 पी गए थे कि तैरना सीख जाएंगे। वो तो पेट खराब नहीं हुआ, यही गनीमत है। आप कह रहे हैं शरारत नहीं थी, तो ये भी शरारत नहीं थी कि आप अपने जो रूममेट्स थे, जो हॉस्टल मेट्स थे, उनको डराते थे भूत प्रेत की आवाज़ निकाल के? ये तो सारे इल्ज़ाम मुझे मानने ही पड़ेंगे, क्योंकि सच ही हैं। हाँ, एक मेरा बैचमेट था, तो हम नींबू सिंदूर सुई ला के लगा के उसके, वो थोड़ा डरता था भूत प्रेत में बहुत,
तो हम उसको डराने के लिए मैंने काम ये किया है। अब मैं आपको एक आपकी बड़ी शरारत बताता हूँ। आपका नाम था पंकज तिवारी, आपने अपना नाम बदला और साथ साथ अपने पिताजी का नाम भी बदल दिया। हाँ, ये बड़ी शरारत है। इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि पिता को पुत्र का सरनेम मिल जाए। हाँ, वो 10वीं क्लास में मैं 10वीं का एडमिट कार्ड भर रहा था फॉर्म इम्तहान का, तो मुझे तिवारी से ना, मेरे गांव में 2 त्रिपाठी थे। मेरे चाचा अपने त्रिपाठी लिखते थे, वैसे दोनों सरनेम एक ही होते हैं। तो वो अधिकारी बन गए थे सरकारी जॉब में। एक बाबा थे, तो वो प्रोफेसर बन गए थे हिंदी के। तो मुझे और जितने तिवारी सरनेम थे वो लोग पूजा पाठ कर्मकांड और खेती किसानी करते थे। तो मुझे लगा गुरु ये सरनेम का चक्कर है, मुझे किसानी और कर्मकांड नहीं करना है तो लास्ट ऑप्शन है, कुछ जीवन में नहीं होगा तो फिर ये तो अपना है ही वृत्ति। तो मैंने फॉर्म में अपना नाम त्रिपाठी लिखा, फिर लगा बाबूजी का तिवारी लिख दूंगा, पंडित बनारस तिवारी मेरे पिताजी हैं, तो क्या पता मेरा एडमिट कार्ड रिजेक्ट हो जाए कि ये सरनेम क्यों है। तो मैंने उनका भी सरनेम पंडित बनारस त्रिपाठी कर दिया। आपने बड़ा आदमी बनने के चक्कर में नाम बदला, लेकिन आपको तो जोशी ने बताया था कि आप एक्टिंग वैक्टिंग कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका सिनेमा में कुछ नहीं चलेगा, आपके पैर में चक्कर है। हाँ, हस्तरेखा विशेषज्ञ थे। तो हाथ देखा, मेरे घर में एक शादी थी बड़ी बहन की, वो विदाई हो गई। तो शादी की विदा होने के बाद घर में थोड़ा सूना माहौल होता है ना, बुजुर्ग एक जगह बैठे हैं, बच्चे थोड़े दूर खेलते हैं और वो सारी सजावट रहती है, लेकिन माहौल में सूनापन होता है। तो अचानक उस सूनापन को दूर करने के लिए मैं खेल रहा था, तो मुझे बुलाएगा, इधर आओ। और अय जयकांत, वो BHU से प्रोफेसर थे, देखा था हाथ है कर, वो हाथ देखते हैं। तो देख के उसमें कहा गया कि विदेश यात्रा लिखा हुआ है इसके हाथ में। तो नेपाल हमारे घर से 40 किलोमीटर दूर है। तो सबने कहा कि कहाँ जाएगा विदेश, नेपाल जाएगा ये। तो वो बोले नहीं, नेपाल तो हम लोग हस्तरेखा में विदेश की कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि ना वीज़ा ना पासपोर्ट, आप चले जाओ नेपाल या आ जाओ। बोले ये बाहर है। तो ये बातचीत चलने लगी कि ये करेगा क्या, कि इतना विदेश यात्रा इसके हाथ में है। तो मुझे सर एयर इंडिया का मेंटेनेंस स्टाफ बनाए वो लोग। इस निर्णय पे आए कि एयर इंडिया में मेंटेनेंस स्टाफ की नौकरी करेगा, पायलट क्रू मेंबर नहीं बनाए। मैं बोला यार कल्पना में भी मुझे कुछ बेहतर पोजीशनिंग दे दो। तो और उसमें था कि तुम्हारा एक्टिंग वैक्टिंग में कुछ नहीं होगा, बाद में वो इलेक्ट्रॉनिक्स में हो सकता है, बोला टीवी की दुकान का सेल्समैन बन जाएगा। तो एक्टर का स्क्रीन पे आएगा इसकी संभावना मेरी लाइफ में कभी भी नहीं थी। तो एक्टिंग का जो सिलसिला है कहाँ से शुरू हुआ? भीतर से। पहला मौका कहाँ मिला? पटना में मैं भी विद्यार्थी परिषद के एक आंदोलन से 2 दिन गिरफ्तार होकर लौटा था। तो वहीं साथी दोस्त थे, बोले रे नुक्कड़ नाटक उधर है, कुछ चलो देखने। तो मैं देखने गया और देख के बड़ा अच्छा लगा। फिर मैं, क्योंकि उस गिरफ्तारी में हमारी अच्छी खासी पिटाई भी हुई थी पुलिस से, तो लगने लगा था कि नेतागिरी बड़ा मुश्किल काम है यार। हाँ, कि लाठीचार्ज भी होते रहता है। तो मैं नाटक देखने लगा था और देखते देखते मुझे बहुत प्रभाव हुआ नाटकों का। मैं एक आध नाटक में रोया भी देख के, परफॉर्मेंस कुछ एक्टर का। तो पटना में एक साइकिल स्टैंड था कालिदास रंगालय के बाहर, तो उसके जो इंचार्ज थे सुनील जी, तो मैंने उनसे बोला कि मैं रोज जाता था नाटक देखने रेगुलर, कि मैं करना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है मैं मिलवा दूंगा। तो उन्होंने एक ग्रुप से मुझे मिलवाया पटना में कि एक लड़का है, बड़ा अच्छा दर्शक है, रोज़ आता था मैं नाटक देखने, जब नाटक हो हर दूसरे तीसरे दिन। तो साइकिल स्टैंड वाले ने मेरी 1 रुपया फ़ी था सर साइकिल स्टैंड का, वो भी माफ़ कर दिया कि तुम बहुत अच्छी ऑडियंस हो, रोज़ आते हो, तुम मत दो पैसा, साइकिल लगाओ नाटक देखो। तो उन्होंने मौका दिलाए थे। लेकिन आप पटना गए तो थे मेडिकल की पढ़ाई करने, पिताजी ने कहा था ना कि डॉक्टर बनना है। मुझे लग गया था कि मुझसे नहीं होगा। और डॉक्टर में भी डर लगता है, एक्टर में भी डर लगता है। तो बात टर्टर हो गई, डॉक्टर नहीं बना एक्टर बना।
होटल में भी आपने काम किया? होटल में मैं रसोई में था, पहले तो ट्रेनी था 6-7 महीने, अलग अलग डिपार्टमेंट में, कॉन्टिनेंटल में, चाइनीज़ में, पेंट्री, बेकरी में ज़्यादा था। और उसके बाद मेरा शेफ जो था उसको रियलाइज़ हुआ कि इसको सुपरवाइज़र बना दो, ये आदमियों को अच्छा मैनेज करता है और एंटरटेन करता है। तो 1 साल किचन सुपरवाइज़र था। आपने वहाँ भी शरारत की, मनोज वाजपेयी के जूते चुरा लिए? ने वो तो गुरु भक्ति में उठाए थे कि अब चाहते हैं ना गुरु की निशानी कुछ रह जाए। तो गुरु जी होटल चेकआउट करके चले गए थे और उनका एक रबड़ का स्लीपर छूट गया था। तो हाउसकीपिंग वाले ने मुझे बताया, मैंने उनके रूम में सर्विस करने गया था, पैर वैर छुआ और बोला आपको कोई दिक्कत हो, जो खाना चाहिए मुझे बताइएगा। तो मैं बोला जो चप्पल उनका छूट गया हाउसकीपिंग में वो मुझे दे दो, मैं कम से कम गुरु के खड़ाऊ में पैर डालने का प्रैक्टिस तो करूं। तो मैं लेके आया था। वो बोला कि अगर कहीं क्लेम कर दे तो मैं बोला नया ब्रांड खरीद के उनको कुरियर करवा देंगे यही चप्पल का। तो वो ना उन्होंने क्लेम किया, उन्हें तो पता भी नहीं था, और उस चप्पल ने मेरी तकदीर बदल दी। वाकई में बहुत बड़ी सफलता है, बहुत बड़ी बुलंदियों पर आप पहुंचे और हमारी दुआ है और बुलंद हो आप। जनता में से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। सर आजकल गूगल सर्च करो तो ये पता चलता है कि आप एक फिल्म का 4 करोड़ साइन करते हैं, लाइक लेते हैं। वो आपकी इनकम पूछ रही हैं। तो क्या ये सच बात है सर? सच नहीं है, ज्यादा लेते हैं इससे? हाँ। मेरा सवाल ये है कि आपके पास कितनी और कौन कौन सी गाड़ियां हैं? BMW, जैगुआर, मर्सिडीज, फरारी, ऑडी। ये मैं बताऊं? ये सारी तो होगी। क्यों जानना चाहते हो? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। नहीं मतलब सर अच्छा लगेगा कि आप बता दो थोड़ा सा कि। मेरे पास 2 ऑटो हैं, 2 स्कूटर है, और आप सुनिए, आपको कहानी बता देता हूँ। मेरे पास लग्जरी गाड़ी भी है, पर मैं कभी उसका फ़ोटो पोस्ट नहीं डालता, नहीं बताता हूँ। वो भी इसलिए मुझे लेनी पड़ी थी क्योंकि मैं जब फिल्में करता था और ब्रांड फिल्में करता था, मैं जब अपनी छोटी गाड़ी में जाता था तो सामने वालों को लगता था यार छोटे एक्टर को कास्ट कर लिया है, ये तो साधारण गाड़ी में आता है। तो उस भ्रम को दूर करने के लिए लग्जरी गाड़ी लेनी पड़ी। बाकी मुझे बहुत महंगी चीज़ें पसंद नहीं है। आप ये देखिए, खादी कॉटन का कपड़ा पहना हूँ। रियली स्मार्ट। लेकिन पंकज जी, आप गांव से मुंबई तक कैसे पहुंचे, मोटरसाइकिल से बड़ी गाड़ी तक कैसे पहुंचे, इसको लेकर बहुत सारे सवाल मेरे पास में हैं। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद पंकज त्रिपाठी पर इल्जामात और सवाल का एक और। आप जिस शहर में नौकर बन के आए हैं, हम मालिक हैं उस शहर के। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं जाने माने एक्टर पंकज त्रिपाठी से। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में फिल्म स्टार पंकज त्रिपाठी पर आरोप है कि ये मनमानी करते हैं। पंकज जी, आपके एक्टिंग करियर को देखते हैं तो आप अच्छे से अच्छे रोल को बदल देते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं। मैं एक करके एग्जांपल आपको बताता हूं। आप एक डेली सोप कर रहे थे, उसमें विलेन का रोल कर रहे थे और उस समय गैंग ऑफ वसेपुर का रोल मिला, क्रूशल सीन था, उसको छोड़ के आप गायब हो गए और गैंग्स ऑफ वसेपुर में काम करने चले गए। मनमानी तो की? कोई तो है जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में मनमानी कर लेता है। नहीं, वो डेली सोप में क्या होता है कि आप कमिटमेंट बहुत ज़्यादा लग जाता है समय, और सब मैनेज होता है। कुछ नहीं करना क्या था सर, डेली सोप में 5 दिन ड्रामा करते हैं, छठे दिन रोज़ 20 मिनट में 18 मिनट ड्रामा और फिर फ्रीज कर दो एक हाई पॉइंट बना के। तो मैं बोला डेट मैनेज कर लो, एक बड़ी फिल्म मिली है। माने ही नहीं। मैं बोला मैं छोड़ दो, मेरे को निकाल दो, मैं जा रहा हूँ फिल्म करने, गैंग्स ऑफ वसेपुर। तो उसने बोला कि अरे तुम विलेन हो,
हीरोइन की शादी होने वाली, तुम नहीं रहोगे तो रोकेगा कौन? मैं बोला मैं हीरोइन की शादी रोकने के लिए ना हूँ, मैं अपना कैरियर ना देखूं उधर। तो मैं निकल गया था। फिर उन्होंने मेरे भाई से रुकवा दी शादी। तो टीवी में हो जाता है कुछ भी, कि उनको कहीं डिटेन कर दिया है पुलिस ने, अगले एपिसोड में आके फिर ज्वाइन कर लो। लेकिन आप गए भी तो क्या करने, कसाई का रोल करने? हाँ, बकरे कटे हुए, खून बह रहा है, भैंसे कटे हुए। हाँ, ये मुझे जाने के बाद पता चला था कि इतना हिंसक है। वो इलाहाबाद की रियल लोकेशन थी और हम सबको आदत नहीं थी वैसी जगह पे जाने की, देखने की, तो सब परेशान थे बेचारे, मैं भी परेशान था उसमें। वो जो कसाई खाने का सीन है, और हर शॉट के बाद उल्टियाँ करते थे। जी 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 जी, बहुत दुखदाई था वो। तो जैसे तैसे कर लिया। मुझे निजी जीवन में हिंसात्मक सीन देखना पसंद नहीं है और करना भी मुश्किल होता है। मैं कालीन भैया जैसा कर दूंगा जो बैठे बैठे हल्का ऑर्डर देते, खुद हाथ पैर चलाना हो, गोली मारना हो मेरे से। उस रोल से आपको काफ़ी लोकप्रियता तो मिली, लेकिन रोल भी क्या था, गालियाँ और गोलियाँ। पैसे नहीं मिले सर। नहीं, लोकप्रिय मेरे में गालियाँ गोलियाँ नहीं थी, फिल्म में थी। आप सुल्तान कुरैशी का किरदार देखेंगे ना, तो वो 2 जगह गोली चलाता है और गाली बहुत मिनिमम, सबसे कम तो उसी ने दी है। मेरे किसी भी किरदारों को देखिएगा ना, तो मैं बहुत, उस समय भी, अब तो बिल्कुल नहीं करता हूँ, बहुत सोच समझ के शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ। बहुत सोच समझ के गाली देते हैं मतलब? नहीं, भाव के अभाव में गाली का प्रयोग होता है, तो वो उससे आनंद के लिए न दिया गया चीज़ हो, उस समय करता था। कि जब भाव का अभाव हो गया कि अब संप्रेषण के कोई रास्ते ही नहीं बचे हैं, नहीं तो अब तो खैर ऐसे भी नहीं करता। तो ये सच है कि जब आप ये गैंग्स ऑफ वसेपुर कर रहे थे, सुल्तान का रोल प्ले कर रहे थे, तो कुछ गैंगस्टर ने आपको अप्रोच किया था? हाँ, आपको कैसे मालूम? अच्छा, हाँ, आपका काफ़ी मतलब उस समय बहुत सारे साउथ के, नॉर्थ के, इंडिया के इधर उधर के गैंगस्टर मुझे आइडियल मानने लगे थे। हाँ, उन्हें लगता था जो बच्चन सुल्तान जो बोलता है वही करता है पूरी फिल्म में, और कैरेक्टर का कहीं गड़बड़ नहीं है, वो चरित्र का सबसे सही व्यक्ति है। तो वो काफ़ी पसंद करने लगे थे लोग। कई राइटर आते थे कहानी सुनाने तो डरते थे कि पता नहीं इधर से चाकू ना निकाल दे। और न्यूटन में बिल्कुल अलग तरह का रोल था जिसके लिए आपको अवार्ड भी मिला, लेकिन उसमें भी मैंने सुना आपने अपनी मनमर्जी चलाई, पूरा क्लाइमैक्स बदल दिया। न्यूटन में बहुत स्ट्रिक्ट, वो सिनिकल अल्कोहलिक कैरेक्टर था जो न्यूटन से उसको बहुत खुन्नस है। मैं जब पढ़ा और समझा तो मैं बोला सुबह मिला हूँ आज 5 बजे इस व्यक्ति से, चुनाव कराने आया है, और आज शाम 5 बजे के बाद शायद जीवन में मैं कभी नहीं मिलूँगा। हम कलीग नहीं हैं, हम सेम डिपार्टमेंट के नहीं हैं, चुनाव में अलग अलग लोगों की ड्यूटी लगती है। तो मुझे इससे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इतनी ही है कि यार तू चाहता है तेरे हिसाब से हो काम, मैं चाहता हूँ मेरे हिसाब से हो। तो मैं बोला फिर इसके लिए इतना मतलब एरोगेंट, और ये तो इसका मज़ा लेते हैं, या तो मैं गुस्सा करूं या तो मैं इसका मज़ा लेने लगूं, इसको खिलाऊं दिन भर। तो डॉक्टर को लगा ये खिलाने वाला आइडिया अच्छा है, तो न्यूटन को फंसाते रहता है वो, कभी कुछ सवाल पूछ देता है, कभी कहीं उलझा देता है। तो इसलिए क्लाइमैक्स में परिवार दिखा दिए, वरना पहले था कि मैं सम्मानित होता हूँ कि नक्सल इलाके में चुनाव कराए हैं। तो अमित मसूरकर ने और लेखक थे मयंक, उन लोगों ने बदल दिया। तो मज़ा बहुत लेते हैं आप जब रोल करते हैं? तो सर पेमेंट हमारे बैंक अकाउंट में जाता है, मज़ा से ही अपना जीवन चलता है। तो जो आप पूछ रहे थे ना पेमेंट और गाड़ियों की बात, मज़ा से असली कमाई है दोस्त। मज़े में ट्रेवल करो, उसकी कोई कीमत नहीं है, और वो बेशकीमती है, सबसे महंगी चीज़ है मज़ा। अब जैसे न्यूटन के लिए आपने ट्रैवल किया और जंगल में रहे, हाँ, और वहाँ इतना डर था कि जो सीआरपीएफ की यूनिफॉर्म में वो भी नहीं पहन सकते थे। एक दिन तो हम लोग जाने लगे तो अचानक प्रोडक्शन वाले आए, और हम सुबह 5 बजे जाते थे तो हम होटल से यूनिफॉर्म पहन के जाते थे। तो हमें बोल रहे यूनिफॉर्म पहन के मत जाओ। क्यों? बोला नहीं क्या पता कि कहीं किसी को लगे रियल तुम लोग हो, तो वहाँ जाके चेंज करो। तो हमने अपर शर्ट उतार दिया, गाड़ी में बैठे थे, सिर्फ बनियान दिख रहा है वाइट रंग का। मैं एक दिन ऐसा हुआ था। ऐसी सिचुएशन में कभी डर लगा है? नहीं, डर नहीं लगा है।
क्योंकि आमतौर पे हम जहाँ जाते हैं वहाँ पता होता है शूटिंग करने आते हैं। जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर का एक सीक्वेंस कर रहे थे रामनगर, बनारस के उस हिस्से में। रामनगर पैलेस के सामने मार्केट है, बाजार में। अनुराग कश्यप की एक आदत है कि बहुत ही गुरिल्ला शूट करते हैं, कि रियल मार्केट में कैमरा छुपा देंगे, कहीं विंडो पे, कहीं कार में, और एक्टर को हमें भेज देंगे। जैसे दीना चाट भंडार है वहाँ गोदौलिया चौराहे पे, वहाँ मैं और जेपी सिंह का जो किरदार है, हम लोग चाट खा रहे हैं काशी चाट भंडार में या दीना चाट भंडार में, और बात कर रहे हैं, सीन कर रहे हैं। जो हमें चाट खिला रहे हैं व्यक्ति, जो हमारे पास में आम ग्राहक खा रहे हैं, उन तक को पता नहीं ये शूटिंग हो रही है, कैमरा छुपा के लगाए हैं। तो रामनगर में सीक्वेंस था, वो जिशान के कैरेक्टर को मुझे चेज करके गोली मारनी थी बाइक पे। हमें बंदूक आती है नकली शूटिंग वाली, लेकिन उसका साउंड करेक्ट होता है और धुआं गोली निकलती है। तो अनुराग बोला कि सर मार्केट चल रहा है, 10 बजे सुबह सब्जी बाज़ार लगी है, बैंक खुला है और लोग आ जा रहे हैं, ये दोनों बाइक लगाओ और हम मारुति वैन में कैमरा छुपा देंगे और मारुति वैन का पीछे का खाली खुला रहेगा, और आप बीच उस पॉइंट पे जाके गोली फायरिंग चालू कर देना। तो मैं बोला हाँ ठीक है कर लेंगे। हमने सब देख लिया। फिर मेरी नज़र गई बैंक पे। बैंक के बाहर 2 पुलिस वाले बैठे थे गन लेके। तो मैंने बोला सुनिए, अगर ये करना है तो सबसे पहले उन्हें जाके बोलिए कि अभी जो गोली चलेगी वो शूटिंग है, नहीं तो वो कहीं काउंटर चला देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उनको जाके बताया गया कि अभी कोई गैंगवर नहीं होगा, एक शूटिंग होगी। तो हम लोग अमूमन जहाँ जाते हैं तो ये ध्यान देते हैं कि बता दें शूटिंग है, तो फिर असुविधा नहीं होती है। आपको डर नहीं लगता, लेकिन स्त्री में आपने लोगों को बहुत डराया। हाँ वो तो उसके लिए पैसे मिल रहे थे ना डराने के। अभी स्त्री 2 में डराएंगे, वो करके आया हूँ। और जो स्त्री 1 में मैंने सुना कि आप शॉट लेते लेते बैठ जाते थे तो किसी को पता भी नहीं चलता था और कैमरामैन परेशान होता था। मैं वैसा एक्टर हूँ कि मैं बहुत प्लान करके नहीं जाता हूँ कि ऐसा ही करूँगा। तो मैं संवाद में भी, पॉजेज में भी स्पॉन्टेनिटी ले लेता हूँ। आंगिक अभिनय में, उठने बैठने में भी मैं अचानक कभी कभार कुछ कर देता हूँ ऐसी हरकत। तो मेरे जो परिचित डीओपी हमेशा वाइडर लगाते हैं पहले, कि थोड़ा वाइड रखो, ये कभी भी हिल सकता है। स्ट्रिक्ट नहीं करता मैं अभिनय में अपने आप को। और अब आप बताते हैं कि मुझे कंबल का कॉस्ट्यूम बनवा दो। अरे बड़ी अच्छी रिसर्च है सर। हाँ, स्त्री 1 में ना मैं बोला था उनको कि एक कंबल का लॉन्ग कोट बना दो, कि ये छोटे शहर में चंदेरी में फंसे हैं लेकिन खुद को यूरोपियन समझते हैं, वेस्टर्न। तो कपड़े तो मिलते नहीं है वैसे उनके प्रिंट चेक्स, तो कंबल को काट के लॉन्ग कोट बना लेते हैं। तो उस आइडिया से अमर ने वो कपड़ा बनाया था। स्त्री 1 में जो मैं लॉन्ग कोट पहनता हूँ ना, तो वो कॉस्ट्यूम डिजाइनर का नहीं, मेरा आइडिया था। क्योंकि रुद्रा भैया अपने किताबों में रहते हैं, सोच रहे हैं कि मैं यूरोपियन आदमी हूँ, तो ऐसा कुछ बना के। ऐसे हैं मेरे गांव में, मतलब हम हर गांव में देखिएगा तो एक आदमी है जो रहता है गांव में लेकिन दिमागी तौर पे वो कहीं और निवास करता है। और लूडो में जो आपने लेदर जैकेट बनाया, ब्लैक और सफ़ेद जूते, वो अनुराग बसु, मैं नहीं बनाया। वो अनुराग दा का किया हुआ है। उन्होंने इसलिए किया, बोला यार गैंगस्टर का रोल है, तुम बहुत गैंगस्टर कर लिए हो, तो क्या करूं कि कुछ लुक वाइज ही अलग हो जाए। तो वो पीला चश्मा, लेदर जैकेट, जूते, लुंगी, फिर वो एक गन यहाँ रखता है, निकालता है, तो ये सब ऐड हुआ। लेकिन लूडो में जो कैरेक्टर था गैंगस्टर, लेकिन बड़ा प्यारा आपने उसको बना दिया। तो ये आपका कारनामा था? मैं हर निगेटिव किरदार को उसके परिवार के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले देखता हूँ कि क्या वो अपने परिवार के लिए भी विलेन होगा। फिर मुझे दिखता है नहीं, अपने गब्बर सिंह की बेटी के लिए गब्बर सिंह तो हीरो होगा। कि पापा कहाँ गए हैं, बोला काम करने गए हैं। शाम को कमा के आएंगे तो रोटी बनेगी। तो जब मैं विलेन को उसके परिवार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ और मुझे वो अच्छे लोग दिखने लगते हैं। आप भी लोगों को अच्छे लगते हैं। अरे ये प्रेम है। जनता से जो सवाल पूछना चाहते हैं। सर, आपकी बहुत सारी फिल्में आई हैं और किसी भी फिल्म से आप अपना एक फेवरेट डायलॉग सुना दीजिए। आप जिस शहर में नौकर बन के आए हैं, हम मालिक हैं उस शहर के। और फुकरे में जिस अंदाज में आपने अंग्रेजी बोली थी वो भी सुना दीजिए लोगों को। हैं चीटिंग क्या था? वायरस, ही इज वायरस।
कार्डामोम किसकी मॉम? मैडम कार्डामोम। फुकरे में मजा आता है। तो ये जो आइडिया था हिंदी अंग्रेजी मिक्स करके बोलने का, ये भी मेरा ही था। मैंने पहले पार्ट 1 में जब फुकरे 1 आई थी, जब चौकीदार था, तो मैं डायरेक्टर को बोला, तो वो पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, नहीं जो लिखा है वही बोलना। फिर रिहर्स कर रहे थे हम लोग, लाइटिंग चल रही थी, लाइटमैन केबिन में थे, वो सिक्योरिटी का केबिन है जो पंडित जी का, मिरांडा कॉलेज का केबिन था। वैसे पहचान रहे हो ना, जाते हो ना उधर? तो वो लाइटिंग चल रही थी और हम रिहर्स कर रहे थे, तो डायरेक्टर ने मना कर दिया अंग्रेजी बोलना मत। तो मैं ऐसे ही मैंने बोला कि तो शूटिंग थोड़ी है, रिहर्स कर रहे हैं, तो मैंने डायलॉग बोल दिया, हाँ ही सो वल्गर, चूचा को। तो लाइटमैन वहाँ जो काम कर रहे थे वो हंसने लगे। फिर मृग भाई आए साइड में, बोले बोल देना अंग्रेजी वाली लाइन। उन्होंने रिएक्शन देख लिया था रिहर्स में, फिर वो ऐड हो गया। फिर पार्ट 2 में तो लिख के आया, पार्ट 3 में लिख के आया, पार्ट 1 लेकिन फर्क देखिए, पार्ट 1 में पार्ट 2 में पोस्टर पर आपकी तस्वीर नहीं थी, पार्ट 3 में पंकज त्रिपाठी सेलेबल स्टार हो गए। यही तो जीवन है। शायद इसीलिए एक के बाद एक सीक्वल आपको करने को मिले। मेरी 5-6 चल रही हैं, स्त्री, मिर्जापुर, क्रिमिनल जस्टिस, फुकरे, ओ माय गॉड 2, वो तो खैर 2 था, और भूल रहा हूँ कोई एक में, स्त्री, हाँ वो भी भूल रहा था। एक सुपर 30 फिल्म थी, हाँ जी जी, जिसमें नेता का रोल था, वो भी आपने अपनी मर्जी से पूरा बदल दिया था। नहीं, उसमें मैं विकास महल डायरेक्टर थे, तो वो सीन है, तो आप लोगों को याद होगा कि जब आते हैं पैसे लेने के लिए, ऋतिक, उनका ऑक्सफोर्ड में एडमिशन हो गया है और ये कुछ और बातें किए जा रहे हैं। जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? ऑक्सफोर्ड। वो वाह, जाओ जाओ, लंदन जाओ, पेरिस जाओ, जापान जाओ, वियतनाम जाओ, चीन जाओ, बीजिंग जाओ, दुबई जाओ, बहरीन जाओ। क्या बात है, तो कविता जैसा हो गया। ये सब लिखा हुआ नहीं था। तो मैं उस बिहार के एक नेता का किरदार था, तो मैंने अपने गांव आसपास के नेताओं को देखा था बहुत अल बल बोलते हुए। अल बल बोलना समझ रहे हो आप लोग? क्या बोल रहे हैं कुछ भी पता नहीं, अपने ही। तो मैंने बोला, विकास जी इसमें ना मैं कुछ ऐसे ही बोलूँगा रैंडम, जो कि इनको भी नहीं मालूम। तो उस तरीके से वो रोल डेवलप हुआ। 3 सीन थे लेकिन बहुत अच्छे थे। थोड़ा अल बल बोल के बताइए क्या था। अल बल यही था कि दुबई जाओ, बहरीन जाओ, क्या बात है, तो कविता जैसा हो गया। वो बोल रहे हैं कि अरे सर आपने हमें बुलाया था। हाँ हम बुलाए, हमारे उस किसको बुलाते हैं जो देश के लिए बात करेगा। बोला आपने सर मुझे बुलाया था, लेकिन मुझे जाना है तो पैसे की जरूरत है। जाओ जाओ, जहाँ जाना है। पैसे और प्रेम के चक्कर में मत पड़ना। हमने अच्छों को बर्बाद होते हुए देखा है। भगत सिंह पढ़े थे जी पैसा के चक्कर में। क्यों जी? तो ये बोल देता नहीं, देखो नहीं पढ़े थे। जाओ जाओ बोलता है सर आप पैसा, नहीं गो अहेड। तो पैसा ना दे के सारा प्रवचन दे देते हैं। मिर्ज़ापुर में कालीन भैया का रोल आपका बहुत लोगों ने पसंद किया। मिर्ज़ापुर में भी आपने अपने रोल में, किरदार में बदलाव किए थे। मिर्ज़ापुर में विलन लिखा गया था और विलन की एक ट्रेडिशनल सोच है कि वो चिल्लाएगा, वो आंखें बड़ी बड़ी करेगा, वो डराना चाहेगा। तो मैं मिर्ज़ापुर में डराता नहीं, मतलब ये सब नहीं करता हूँ जो एक टिपिकल विलेन करते हैं। मैं इत्मीनान से बैठ के बातें करता हूँ। सॉफ्ट स्पोकन है कालीन भैया। कालीन भैया को अगर कोई जानता ना हो कि ये क्या करते हैं तो बोलेगा बहुत अच्छे आदमी हैं यार। आज कितने अच्छे आदमी से मिल के आया हूँ। सॉफ्ट स्पोकन, केयरिंग, उच्च विचार। हाँ, गुड्डू के आदमी तो नहीं हो ना तुम। तो वो बन गया। और गुरु थे डायरेक्टर का अपने अंशुमन, तो उन्होंने छूट दी कि करो। पंकज जी, अब ज़माना वो आ गया कि आपको देखकर कैरेक्टर लिखे जाते हैं, आपको देखकर स्क्रिप्ट लिखी जाती है। तो इसको लेकर कुछ सवाल और इल्ज़ामात मेरे पास में हैं। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद पंकज त्रिपाठी पर इल्ज़ामात और सवाल तय करेंगे। मैं तो ये भी सुना है कि आप ना मॉनिटर देखते हैं, ना आप परफॉर्म किया है उसको दोबारा से देखते हैं। सर आपके गुप्तचर मुंबई में बहुत हैं। ये ऐसी बात है जो बहुत रेयरेस्ट मीडिया में कोई नहीं जानता है। ये वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं जाने माने एक्टर, अदाकार पंकज त्रिपाठी। आपकी अदालत में अगला इल्जाम।
आपकी अदालत में फिल्म स्टार पंकज त्रिपाठी पर आरोप है कि इनकी कथनी और करनी में अंतर है। पंकज जी, बहुत सारे इंटरव्यूज में आपके देखता हूं, आप बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं, लोगों को बताते हैं अंधेरे से उजाले में कैसे आना है, सरल सादगी जिंदगी कैसे जीनी है, लेकिन रोल करते हैं गैंगस्टर के। गाली भी होती है, गोली भी होती है। क्या करें, पेशा है। जिस दिन ज्ञान देने से पैसा मिलने लगेगा छोड़ दूंगा। तो पैसा देख के, साइनिंग अमाउंट देख के रोल एक्सेप्ट कर लेते हैं? नहीं 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 सर, वो कहानी प्रभावित कर जाए वो देख के। आपके साथी कलाकार वो भी जानते हैं कि बहुत सिंसियर एक्टर हैं, आप रोल में पूरी जान लगा देते हैं, लेकिन मैंने सुना कि एक्टिंग चल रही होती है, सीन चल रहा होता है, आप सो जाते हैं। क्या कहूँ, ये भी सच है। मुझसे रात में जगा नहीं जाता है, तो अभी स्त्री में चलते सीन में सो गया था, तो मैं सो जाता हूँ सर, ये है सच कई बार। और जैसे मुझे लगेगा संवाद ना हो तो डायलॉग बोलना है, तब तो सोना संभव ही नहीं है। जब मुझे सुनना है, 3 एक्टर बातें कर रहे हैं, तो मैं आमतौर पे जिस सीन में देखना कि नाइट का लाइटिंग है और मैं ऐसे किया हुआ हूँ, तो मैंने एक्टिंग को इतना साध लिया है ना कि सोए सोए में कर लो। मैंने ये भी सुना कि कई बार जैसे आप सर कहिए। भारत जो है ना, भारत हमारा, हम टेक्स्ट बुक में किताबों में पढ़े हैं ना, कृषि प्रधान देश है, वैसे मैं नींद प्रधान आदमी हूँ। मुझे सोना चाहिए। हाँ जी। कई बार ऐसा भी हुआ कि आप बीमार थे, सेट पर एम्बुलेंस खड़ी थी और आप रोल करते रहे? जी, ऐसा हुआ है, 2 बार हुआ है, और एक बार ऑफर आए हैं ऐसे होने के, आप समझ रहे हो, ऐसे होने के ऑफर भी आ गए थे। मैं बोला बीमार हूँ, तो हमारे डायरेक्टर ने बोला तो एम्बुलेंस और डॉक्टर रखेंगे ना सेट पे। मैं बोला ये फिल्म नहीं करनी है मुझे। तो ऐसा हुआ 2 बार, क्योंकि सर शूटिंग का डेट अगर कमिट हो गया तो 200-250 लोग होते हैं, लोकेशन बुक होता है, को एक्टर की डेट्स है, और प्रोड्यूसर का कम से कम 50-60 लाख का कॉस्टिंग है, और सबके डेट्स हैं, उससे भी बड़ी चीज़। तो उसको हिलाने में ना बहुत तकलीफ़ होती है। और कई बार ये मेरे दोस्त और रिश्तेदार नहीं समझ पाते हैं। किसी दोस्त की शादी है उसी डेट में, बोलता है तो छोड़ दे शूटिंग। मैं तो कैसे छोड़ दूं भाई, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 4 एक्टर हैं, इतने लोगों के डेट्स हैं, लोकेशन है। तो ये प्रोफेशन की कुछ कुछ मजबूरियाँ होती हैं, उनमें से एक है कि आप बीमार हैं, उतने बीमार नहीं हैं कि आपको आईसीयू में जाना पड़े और पानी चढ़ाना पड़े, पेन किलर और एंटीबायोटिक से काम चल सकता है तो करो। आप एक दोस्त ने मुझसे शिकायत की कि इनको फ्रैक्चर हो गया था 83 की शूटिंग के दौरान, तो भी सेट पर डटे रहे। हाँ, कौन दोस्त है ये? हाँ, मुझे रिब फ्रैक्चर हुए थे 4 और 5 में, और रात को सोया नहीं गया। सुबह पता चला मुझे मिर्ज़ापुर के सेट पे जाना था, वो जो एक रैली है जहाँ स्टेज पे माधवी और मुन्ना हैं और मैं भी हूँ, वो सीन किया मैं, और करके दूसरे सेट पे गया, दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म का फ़ोटो शूट करने बैंड्रा ताज होटल में मैंने फ़ोटो शूट किया। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था दर्द के मारे, पेन किलर खाने के बाद भी। तब मैं लीलावती हॉस्पिटल गया, एक्सरे हुआ तो पता चला 2 फ्रैक्चर है रिब्स में। उन्होंने बोला आप रेस्ट करो, इसका कोई प्लास्टर नहीं है, हीलिंग खुद होगी, लेकिन आराम चाहिए। और अगले दिन सुबह मेरी लंदन जाने की फ़्लाइट थी। 83 का वर्कशॉप था 3rd डे से, और वहाँ शूटिंग थी, तो वहीं कमिटमेंट क्या करूँ। तो सो के हम लंदन पहुँचे, वहाँ सबको मालूम था कि भाई इनको छोड़ दो अभी। तो जितना जैसे मेरा शॉट ख़त्म होता था तो मैं कहीं बिस्तर रहता था आसपास, मैं लेट जाता था। तो बट पेन 5-6 दिनों में दर्द चला गया था, बट हीलिंग होने में काफ़ी समय लगे। लेकिन जो दोस्त हैं, परिवार वाले हैं, आपके फैंस भी जो हैं, उनको ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। अब मैं भी नहीं करूँगा। मैंने भी तय कर लिया कि सेहत पहले, क्योंकि ये कमिटमेंट और प्रोफेशनलिज्म के चक्कर में ना हम अपने आसपास के लोग अपना सेहत खोते जाते हैं। मैं जब अपनी बेटी को देखता हूँ और बीवी को, तो मुझे लगता है कि मैं कहाँ समय इन्हें दे पा रहा था।
इस बार मैंने तय किया है जुलाई में, मतलब मानसून में। बॉम्बे का मानसून बहुत अच्छा है और मेरे घर का तो और भी अच्छा है। मैं 20 बरसात पत्नी के साथ देखूंगा, कुछ नहीं देखूंगा, पानी को बरसते हुए। पत्नी को बुलाऊंगा, आओ यहाँ बैठो, क्या करना है, मतलब बारिश देखना है। और ऐसी बरसात में कोई साइनिंग अमाउंट की बारिश लेकर आया तो बोलेंगे छाते के नीचे रख दो। मैं तो ये भी सुना है कि आप ना मॉनिटर देखते हैं, ना आप अपने जो परफॉर्म किया है उसको दोबारा से देखते हैं। सर आपके गुप्तचर मुंबई में बहुत हैं। ये ऐसी बात है जो बहुत रेयरेस्ट मीडिया में कोई नहीं जानता है। ये आप पहले व्यक्ति हैं जो सवाल किए। मैं नहीं देखता हूँ मॉनिटर। मैं कभी भी शूट करने के बाद कैमरे में कैसा आया, मैंने क्या किया, मैं चेक नहीं करता। मुझे लगता है डायरेक्टर है, कैप्टन, उसका काम है मॉनिटर देखना। अगर उसने ओके कर दिया तो उनको जो चाहिए होगा वो मिल गया होगा। जनता से लोग सवाल पूछना चाहते हैं। मेरा सवाल ये है, जैसे अभी रजत सर ने भी बताया कि आपकी ज़्यादातर मूवीज़ के सीक्वल्स बनते हैं और आप रोल्स रिपीट करते हैं, तो इसके पीछे की खास वजह क्या है? फिल्म चल गई थी, सिर्फ यही वजह है। फिल्म हिट हो गई थी। आप किसी फ्लॉप फिल्म का सीक्वल प्रीक्वल देखी है तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ है कि फिल्म हिट हुई थी, पैसा ज़्यादा आया था और ज़्यादा लाना है। जी, क्या ये सच है कि जब आप मुंबई आए थे तो गुंडे के रोल के लिए राम गोपाल वर्मा के पास आप चले गए थे? हाँ गया था ना। और वहाँ गया तो देखा कि मेरे से ज़्यादा खतरनाक गुंडे पहले से खड़े थे। तो मुझे लगा यार मैं तो फिर बहुत सही चेहरा है मेरा। एक का इधर मार्क लगा हुआ है, मतलब ऐसे। मैं पूछा आप लोग एक्टर हैं? तो बोले हाँ एक्टर हैं। बोले तो इतने खतरनाक क्यों लग रहे हो? तो बोला भाई खतरनाक आदमी की कास्टिंग करता है ये राम गोपाल वर्मा। तो उन दिनों तो चार बंगला में ना कई तो ऐसे मार्क और ब्लड लगा के घूमते थे कि रामू की नज़र पड़ जाए, ये मिल गया अपना एक्टर। लेकिन रामू ने आपको देखा, बुलाया? हाँ बुलाया। बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है वो भी सर। रामू बुलाया मुझे एंड बोले बैठो वहाँ। तो एक बेंच थी जिस पे 4 लोग बैठ सकते हैं, जैसे लंबी बेंच होती है ना। तो मुझे बोला साइड में बैठो, तो मैं साइड में बैठ गया इधर आराम से। बोला नो और मोर क्लोज दिस साइड। तो मैं ना 4 आदमी के बैठने के बेंच पे अकेला मैं बैठा हूँ, ऐसा चिपक के जैसे इधर और 5 लोग आके बैठेंगे ऐसे बैठ के। और रामू बैठ जाए सामने, बैठे थे रामू जी और देख रहे हैं मुझे। 15-10 मिनट तक कोई आपको देखे तो आपको लगेगा कि गुरु अब मैं कहाँ देखूं। फिर देखा, बोला जाओ गो। उसके बाद बुलाया ही नहीं। नहीं वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। एक बार सीढ़ियों पे मिल गए थे तो मुझे काफ़ी तारीफ किए कि यू आर डूइंग गुड पंकज। अब शायद उनको एहसास होगा कि अगर उस समय कास्ट कर लेते उन्हीं का फायदा होता। नहीं सर, सारा खेल समय का होता है। उस समय कास्ट कर लेते तो उनका भी नुकसान होता, मेरा भी नुकसान होता। तो जीवन में जो नहीं हो रहा है ना, निराश मत होना, कुछ अच्छे की तैयारी है। एक और ब्रेक के रुकते हैं और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में पंकज त्रिपाठी पर इल्जामात और सवालात का एक और दौर। मैंने उनसे कहा था कि अटल जी मुझे आपसे बोलने की कला सीखनी है, भाषण देने की। तो उन्होंने कहा था कि हमसे बोलने की कला मत सीखिए, अगर कुछ सीखना है तो ये सीखिए कि चुप कहाँ रहना है। हाँ, कितनी बड़ी बात है। आज मजबूरी है, आपकी अदालत में हूँ, नहीं तो मैं भी सोचा था चुप रहूं। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम सवाल पूछ रहे हैं, इल्जामात लगा रहे हैं जाने माने स्टार पंकज त्रिपाठी पर। आपकी अदालत में अगला। आपकी अदालत में फिल्म स्टार पंकज त्रिपाठी पर इल्जाम है कि ये जरूरत से ज्यादा इमोशनल हैं। पंकज जी, मैंने सुना इतने ज्यादा इमोशनल हैं कि आपकी शादी हुई, विदाई वाइफ की हो रही थी, आप रो रहे थे। हाँ, मुझे लग रहा था मेरी वजह से ही विदाई हो रही है, तो एक अपराधी मैं भी हूँ। मुझे विदाई बहुत बुरा लगता है। मैं सिर्फ अपनी पत्नी नहीं, गांव में भी कोई लड़की विदा होती है ना, तो जो माँ बाप से दूर होने का, मैं
इमोशनल हो जाता हूँ। अब देखिए ना, बिगिनिंग में अपना ही वीडियो देख के इमोशनल हो गया, ऐसा कुछ नहीं था, मेरे किए हुए काम हैं। जिस तरीके से आप सबों ने अप्रिशिएट किया, रिसीव किया आते वक्त, जो जोश और जो प्रेम दिया, उस प्रेम ने मुझे मेरा दिल भर दिया था। तो ये आरोप सही है और ये अच्छा है, ये आरोप सब पे लगे इमोशनल होने का। गुंजन सक्सेना की फिल्म में जानवी जब एक्टिंग करती थी उसको आप बिल्कुल बेटी की तरह मानने लगे थे, उसके टेक्स्ट देखकर भी आप रोते थे? उससे बॉन्डिंग मेरी बहुत अच्छी हो गई थी, आज भी है। वो मेरे घर आती थी और बहुत सिंसियर और हार्ड वर्किंग है। तो क्योंकि बाप बेटी, मेरी भी एक बेटी है सर, तो मैं बेटियों से वैसे ही थोड़ा ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ। मैं रहता हूँ, मेरे घर में 4-5 महिलाएं हैं, मेरी पत्नी, बेटी और लोग। तो भावुक हो जाता हूँ, लड़कियों को देख के चाहता हूँ उनके जीवन में ज़्यादा बेहतरी हो, तरक्की हो। इसलिए इंटीमेट सीन नहीं करते हैं आप? नहीं, इंटीमेट सीन इंटेंट की बात अगेन कि इंटीमेट सीन तो हम सेक्स एडुकेशन के ऊपर पूरी फिल्म कर लिए हैं। तो इंटेंट क्या है, सनसनी फैलाना या स्टोरी टेलिंग की? कहानी उसके बिना पूरी नहीं हो सकती है, उस कितनी उपयोगिता है कहानी में। आपने बहुत सारे नेताओं के रोल किए हैं फिल्मों में, लेकिन अटल जी देश के हीरो थे, तो हीरो का हीरो बनना, इसके लिए काफ़ी तैयारी करनी पड़ी होगी? जी बिल्कुल, पहले तो डरना पड़ा, काफ़ी डरना पड़ा। आप कभी मिले ज़िंदगी में अटल बिहारी वाजपेयी से? मैं मिला हूँ अटल जी से, बड़ी रोचक कहानी है। आप सब भी सुना ही देता हूँ। आज 26-27 साल पहले की बात है, पटना के गांधी मैदान में, मेरे ख्याल से 95-96 में तो एक रैली थी और मेरे प्रिय नेता थे, प्रिय वक्ता थे। तो उस रैली में मैं चला गया कि मैं जाऊंगा सुनने। तो मेरी साइकिल थी, पटना में ले गए उसको, और वो मैदान के किनारे ऐसे नहीं, लोहे की रेलिंग में सीकड़ से वो चेन में ताला लॉक करके और चाबी जेब में रख के उस असंख्य लाखों की भीड़ में घुस गया। और मुझे ना अटल जी को करीब से देखना था। तो मैं स्ट्रगल करते करते, मेरी आखिरी स्ट्रगल थक गया 300-400 मीटर दूर। उसके बाद पब्लिक इतनी भीड़ थी कि मैं जा ही नहीं पाया। तो मैं उस 95 या 6 की उस पॉलिटिकल रैली में 400 मीटर दूर से मंच पे अटल जी को देख रहा था। और सिनेमा में वाइड एंगल बोलते हैं, वाइड फ्रेम, कि जहाँ सब कुछ दिखे। तो एक पूरा स्टेज दिख रहा था मुझे, मंच, और मंच पे अटल जी भाषण दे रहे थे, आ चुके थे, और पीछे शत्रुघ्न सिन्हा जी खड़े थे। तो मैं वाइड एंगल में देखते रहा और उससे आगे मैं जा नहीं पाया था भीड़ की वजह से। जब इस फिल्म की शूटिंग होती थी, रवि यादव जो मेरे डायरेक्टर हैं, वो सेट पे मुझे अटल जी ही बोलते थे। तो डीओपी जो है, सिनेमाटोग्राफर जो हमारे फिल्म के, लॉरेंस, तो लॉरेंस को बोलते थे रवि यादव कि अरे अटल जी का एक क्लोज लगाओ, अटल जी का एक्सट्रीम क्लोज लगाओ। तो वो जब बोलते थे अटल जी का एक्सट्रीम क्लोज लगाओ, तो मेरे दिमाग में वो वाइड दिखता था। जब मैं दूर से देखा था, तो इस तात्पर्य यही है कि जीवन में जो एक्सट्रीम वाइड है ना, आप अपने पथ पे चलते रहिए, वो एक्सट्रीम क्लोज भी हो सकता है। जब आपकी अदालत में अटल बिहारी वाजपेयी आए थे तो मैंने उनसे कहा था कि आपके नाम में कॉन्ट्राडिक्शन है। तो उन्होंने जवाब दिया था कि हमारे माता पिता ने हमारा नाम सही रखा था, मैं अटल भी हूँ और बिहारी भी हूँ। तो आपकी फिल्म में उनका ये रूप नजर आएगा? प्रयास तो किया है हम सब ने। ये रूप तो वैसे भी नजर आ जाएगा कि अटल जी का किरदार कर रहा हूँ, अभिनेता है वो एक बिहारी है। अटल जी स्वभाव से जरूरत पड़ती थी तो नरम होते थे, और जब जरूरत पड़ती थी तो गर्म हो जाते थे। और पाकिस्तान के प्रति वो नरम भी रहे, गर्म भी रहे। तो ये नरमी गर्मी दिखाई है आपने? हाँ बिल्कुल दिखाई है। लाहौर बस यात्रा भी है, वो नरमी भी है, वो उनके विचार भी हैं कि एक मैत्रीपूर्ण संबंध बने, और जहाँ सख्त निर्णय लेने पड़े थे वो भी हैं, बिल्कुल दिखाई है। तभी तो व्यक्तित्व को आप समझ पाएंगे, जब नरमी भी हो, उनका सारा पहलू हो।
तो हमने प्रयास तो किया है। तो जब अटल जी पर फिल्म बना रहे थे तो अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में भी पढ़ा? जी बहुत पढ़ा, लेकिन मुझे अफसोस है कि शूटिंग के पहले मैं आपसे नहीं मिला। एक पहलू और आ जाती। अटल जी भी बहुत इमोशनल इंसान थे। जी। अब मुझे मालूम नहीं आपकी फिल्म में ये निकल के आएगा या नहीं। आएगा आएगा आएगा। हम हमारा यही प्रयास है, हमारी प्रयास है कि बटेश्वर के उस बच्चे की कहानी जो कालांतर में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी कैसे बने कही जाए और उनके मानवीय, उनके व्यक्तित्व के सारे पहलू आ जाएं। उनकी ओरेटरी, उनकी राजनीति। ओरेटरी तो सर, ओरेटरी के लिए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि कुछ भी करके अटल जी के ओरेटरी से वो प्रभाव पैदा करना मुश्किल है। तो मैंने इमिटेट कम किया, इमिटेशन और मिमिक्री नहीं की है फिल्म में। मैंने अटल जी के थॉट को पकड़ने की और समझने और समझाने की कोशिश की है कि मनोदशा उनकी इस स्पीच के समय क्या रही होगी। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। तो उसमें हाथ बायां गया या दायां गया इम्पोर्टेंट नहीं है, थॉट क्या था वो इम्पोर्टेंट है। विचार और मनोदशा, फ्रेम ऑफ माइंड जिसको बोलते हैं, मेंटल स्टेट, तो उसको मैंने प्रयास किया है पकड़ने का। तो अटल जी का किरदार निभाते निभाते, उनके बारे में पढ़ते पढ़ते, सोचते सोचते आप में भी कुछ बदलाव आया? जी बहुत। मतलब इस अटल जी के व्यक्तित्व ने मुझे शांत किया है, मुझे भीतर से डेमोक्रेटिक किया है कि अगर आप मेरी आलोचना भी करोगे तो मैं आपसे नाराज़ नहीं होऊंगा। ठीक है, आपका पर्सपेक्टिव है, आपका सोचने का नज़रिया है, और असहमति की भी सहमति होनी चाहिए कि तुम मुझसे डिसएग्री हो, इस बात से मैं एग्री हूँ। तो ये अटल जी के किरदार ने मेरे व्यक्तित्व में बदलाव किया है। अटल जी ने एक बार मुझसे कहा था कि आप जितने बड़े होते जाएं, बर्दाश्त करने की ताकत उतनी बढ़ाते जाएं। हाँ, आपने वो बात बताई थी ना कि बोलना नहीं, चुप रहना सीख लो। मैंने उनसे कहा था कि अटल जी मुझे आपसे बोलने की कला सीखनी है, भाषण देने की। तो उन्होंने कहा था कि हमसे बोलने की कला मत सीखिए, अगर कुछ सीखना है तो ये सीखिए कि चुप कहाँ रहना है। हाँ, कितनी बड़ी बात है। आज मजबूरी है, आपकी अदालत में हूं, नहीं तो मैं भी सोचा था चुप रहूं। इस फिल्म में भी क्या अटल जी की कविताएं हैं, सुनने को मिलेगी? हाँ, लोगों को? जी जी, इस फिल्म में काफ़ी कविताएं हैं। कई जगह दृश्य में, सीन में हम संवाद न बोल के उनकी 2 लाइन कविता का इस्तेमाल कर लेते हैं, किए हैं कि वो बहुत हैं, कई जगहों पे हैं। आपकी आवाज़ में? मेरी आवाज़ में, लेकिन उसमें मूल रूप से अटल जी की आवाज़ में भी कविता सुनाई देगी फिल्म के अंदर। जो जितना ऊंचा उतना ही एकाकी होता है, हर भार को स्वयं ही ढोता है, चेहरे पर मुस्काने चिपका, मन ही मन रोता है। जरूरी ये है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो, ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो, जिससे मनुष्य ठूंठ सा खड़ा ना रहे, औरों से घुले मिले, किसी को साथ चले, किसी के संग चले, भीड़ में खो जाना, यादों में डूब जाना, स्वयं को भूल जाना, अस्तित्व को अर्थ, जीवन को सुगंध देता है। धरती को बौनों की नहीं, ऊंचे कद के इंसानों की ज़रूरत है, इतने ऊंचे कि आसमान को छू लें। तो ये कविता है। इस कविता के अंत में वो लाइन आती है कि मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। आपसे एक सवाल था कि आपने इतने भांति भांति प्रकार के किरदार प्ले करे हैं, तो जब आपने अटल जी का एक इतना बड़ा किरदार आपने पेश किया तो आपको क्या कठिनाई महसूस हुई इस चीज़ में? यही कठिनाई, चुनौती थी कि इमिटेशन कितना हो, नकल कितना हो, क्या मैं न्याय कर पाऊंगा। जीवन इतना बड़ा है, क्या रखना, क्या रखेंगे, क्या छूट जाएगा, क्या स्क्रिप्ट होगी, क्योंकि मुझे जब फिल्म अप्रोच हुई थी तो स्क्रिप्ट नहीं थी। तो बहुत सारे, और सबसे बड़ी कठिनाई प्रोस्थेटिक और मेकअप। 2 घंटे मुझे प्रोस्थेटिक होता था मेरे चेहरे पे, और लखनऊ के 45-46 डिग्री टेम्परेचर में प्रोस्थेटिक का रूल है कि एसी फ्लोर पे 22 डिग्री तक आप आराम से 5 घंटे कर सकते हैं, 6 घंटे।
हमको रियल लोकेशन पे गर्मी में 45 डिग्री में, तो बहुत चुनौतीपूर्ण और मुश्किल काम है फिल्म मेकिंग। विनोद भानुशाली यहाँ पर है, फिल्म के प्रोड्यूसर। विनोद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने अटल बिहारी वाजपेयी के इस मुश्किल रोल के लिए पंकज त्रिपाठी को ही क्यों चुना? तो जब फिल्म बनाने का हम लोगों ने सोचा कि अटल जी पे फिल्म बननी चाहिए, हमें कोई दिखा ही नहीं, मतलब सिर्फ एक ही चेहरा दिखा। और यही बात मैंने पंकज जी को बोली भी कि अगर मना कर दिया तो ये फिल्म नहीं बनेगी, मतलब हम नहीं बना पाएंगे। एंड आई थिंक हमारी जो चॉइस है, या हमने जब साथ मिलकर पिक्चर बनाई तो ये रिजल्ट आया है। बाकी अभी 19 जनवरी को लोग बताएंगे कि हमारा चॉइस राइट था या नहीं। मैंने विनोद जी अटल जी को बहुत करीब से देखा है, उनके हाव भाव देखे हैं, उनको बोलते हुए सुना है, आपकी अदालत में बिठाकर उनसे सवाल पूछे हैं। तो मेरी राय शायद कुछ अलग हो सकती है कि आपने जिसको अटल जी का चरित्र किरदार निभाने के लिए चुना वो बिल्कुल सही चॉइस थी। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों को इंतजार रहेगा अटल बिहारी वाजपेयी पर, आप कैसा अभिनय करते हैं, कैसा किरदार निभाते हैं, और अटल जी की ज़िंदगी को देखने के मुझे लगता है कि लोग इंतज़ार करेंगे बड़ी बेताबी से इस फिल्म का। तो एक ब्रेक के रुकते हैं और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज की जज सोनल कालरा का फैसला आज के मुकदमे पर। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया जाने माने अभिनेता पंकज त्रिपाठी पर। अब वक्त है आपकी अदालत में आज की जज सोनल कालरा के फैसले का। पंकज, मुझे नहीं पता आपको एज एन एक्टर, एक अभिनेता के तौर पे ये कॉम्प्लीमेंट या तारीफ लगेगी, बट फिर भी मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप अभिनेता हैं ही नहीं। वो इस तरह कि आप जो करते हैं स्क्रीन पे उसमें इतनी सहजता, इतनी सच्चाई है कि वो अभिनय नहीं लगता। हम में से यहाँ जितने भी लोग हैं, मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनमें से कोई व्यक्ति उठ के आज स्क्रीन पे आ गया। आप में उतना नेचुरल जो क्वालिटी है, और एकदम उसी सहजता और उसी सच्चाई से आज आपने ये सारे इल्ज़ाम, सवालों के जवाब ओन अप किए, कहा कि ये सच्चाई है और ये सब इल्ज़ाम सच्चे हैं, और बहुत ही बढ़िया तरह से जवाब दिए। तो सज़ा का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता। हम बस यही कहेंगे, और आई एम श्योर सब लोग यही चाहेंगे कि आप साल दर साल तरक्की करें, आपका नया साल अच्छा बीते, और ख़ास तौर पे मैं हूँ अटल के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और मुझे अच्छा लगा सर कि आज की अदालत में सोनल जी जज थी। देखिए, मुझे लगता है किसी भी अभिनेता के लिए इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और कुछ नहीं हो सकता कि उनसे कहा जाए जब जब आप स्क्रीन पर आते हैं तो लगता ही नहीं कि आप अभिनय कर रहे हैं, लगता है आप उसी कैरेक्टर के पार्ट हैं, आप वही बनकर लोगों के सामने आए हैं। और आपकी ये कला, आपका ये हुनर बना रहे, दिन ब दिन निखरता रहे, आपको और भी लोगों का प्यार मिलता रहे। इस शुभकामना के साथ आज का मुकदमा यहीं खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।